हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 43rd एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इनविंसिबल कॉमिक वॉल्यूम 9 आउट ऑफ दिस वर्ल्ड के फाइनल इशू को। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इशू लास्ट इशू से ही कंटिन्यू होते हुए स्टार्ट होता है विल्ट्रोमाइट जेल में, जहाँ जनरल क्रैग के अलावा 2 और विल्ट्रोमाइट्स आ चुके होते हैं जो नोलन को पकड़ कर रखते हैं और क्रैग नोलन की थोड़ी पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद जाते हुए क्रैग कहता है, काउंसिल ये कहता है कि एक विल्ट्रोमाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो पूरी तरह से हेल्दी और अपने पैरों पर खड़ा होने की हालत में होना चाहिए ताकि वो अपनी मौत के टाइम अपनी फुल स्ट्रेंथ पर हो। पर उन्होंने कुछ चोटों के बारे में कुछ नहीं कहा था, जिसके बाद वो उन दोनों विल्ट्रोमाइट्स से नोलन को वापस उसके सेल में ले जाने के लिए कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। नोलन उन दोनों से कहता है, नो वेट, जिसके जवाब में उनमें से एक विल्ट्रोमाइट कहता है, सर प्लीज़, मेरी यहाँ पे इनलिस्टमेंट होने से पहले मेरे फादर आपके एडवेंचर्स की कहानियाँ मुझे सुनाया करते थे। जब मुझे पता चला कि आपने गद्दारी करी है तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। ये सब देखना ऑलरेडी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। अब आप मुझे आप पर हाथ उठाने पर भी मजबूर मत कीजिए। तो इस बात से हमें पता चलता है कि विल्ट्रोमाइट्स एजेंट्स में से भी नोलन सबसे स्पेशल और स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट्स में से एक है, और साथ ही साथ इसके लिए वो पूरे विल्ट्रम में भी फेमस है। जलवा है हमारा। नोलन जवाब देता है, मैं बस खुद से यहाँ से जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और ऐसा कहकर नोलन खुद ही अपनी सेल की तरफ जाने लगता है और वो दोनों विल्ट्रोमाइट्स बस उस पर नज़र रखने के लिए उसके पीछे पीछे चलते हैं। तभी कुछ और गार्ड्स उसी लेन से एलन को लेकर जा रहे होते हैं और एलन नोलन को देखकर अपनी माइंड कन्वर्सेशन पावर से नोलन से दिमाग में ही बात करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नोलन भी अपने दिमाग में ही कहता है, हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? तो इस समय एलन की गर्दन नोलन की तरफ होती है, जिस पर वो गार्ड्स अपने डिवाइस से एलन को करंट मारकर कहते हैं कि सामने की तरफ देखो। और एलन जाते जाते बस नोलन से ये कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन नोलन अभी भी एलन को वहाँ देखकर कंफ्यूज होता है। खैर, सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वापस अर्थ पर, जहाँ पर एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्डर का एक मेंबर मिस्टर ल्यू अपने बॉडीगार्ड के साथ मौजूद होता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मिस्टर ल्यू के मुँह पर कई साइबरनेटिक मॉडिफिकेशन की गई हुई है। खैर, मिस्टर ल्यू किसी से कहता है, ये अनएक्सेप्टेबल है। मल्टीपॉल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट मेंबर था और उसे अमेरिका की धरती पर कैदी बनाना हमारी इंसल्ट है। तुमसे पहले मौजूद लोगों को पता था कि ऑर्डर का मेंबर होने का क्या मतलब है। एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपनी गवर्नमेंट के थ्रू पकड़वाना बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता। ये रूल्स थे। क्या तुम ये रूल्स भूल गए हो? और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब बातें मिस्टर ल्यू टाइटन से कह रहे होते हैं। तो जैसा आपको याद ही होगा कि कई इशूज़ पहले टाइटन ने इनविंसिबल की मदद लेकर मशीन हेड को हराया था, जो टाइटन से पहले यहाँ के क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। तो मशीन हेड को हटाकर टाइटन खुद इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन गया और उसके साथ उसका आदमी आइसोटॉप भी यहाँ मौजूद होता है। टाइटन मिस्टर ल्यू को भरोसा देता है कि उसे रूल्स याद हैं और वो जल्द से जल्द मल्टीपॉल को उनके हवाले कर देगा। टाइटन बताता है कि अभी उसे खुद भी नहीं पता है कि मल्टीपॉल को कहाँ रखा हुआ है, पर वो पता लगवा रहा है और पता लगते ही वो मल्टीपॉल को छुड़ाकर उन्हें दे देगा। मिस्टर ल्यू कहता है कि मशीन हेड एक एम्बेरसमेंट था, पर टाइटन एक ज़्यादा बेहतर आदमी है। साथ ही वो ये भी कहता है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे मल्टीपॉल के लिए ज़्यादा इंतजार ना करवाया जाए। टाइटन अपना बेस्ट देने का भरोसा दिलाता है, जिसके बाद वो आइसोटोप को मिस्टर ल्यू को वापस छोड़कर आने के लिए भी कहता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं मार्क और विलियम के हॉस्टल रूम में, जहाँ विलियम मार्क के रूम में ना होने का फ़ायदा उठाकर उसकी सुपर हीरो ड्रेस पहनकर ड्रामे कर रहा होता है कि तभी मार्क रूम में आ जाता है और ये सब देखकर व्हाट द एफ कहता है। और हम देखते हैं कि विलियम ने एक्चुअली उसकी पूरी कॉस्ट्यूम भी नहीं पहनी होती है, क्योंकि उस कॉस्ट्यूम की पैंट विलियम को फिट नहीं आ रही होती है। और ये सब विलियम मार्क को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिसके जवाब में मार्क कहता है, तो ये सीन बेसिकली बस एक कॉमिक रिलीफ सीन था। खैर, इसके बाद हम चलते हैं एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग में, जहाँ टेदर, टायरेंट और मैग मैनिएक मौजूद होते हैं। तो अगर आप इन्हें भूल गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको टाइटन और मशीन हेड की लड़ाई के बारे में याद दिलाया था। तो उसी फाइट में जैसा आपको याद होगा कि मशीन हेड एक्चुअली खुद नहीं लड़ा था, बल्कि उसने अलग अलग फाइटर्स को लड़ाई के लिए बुलाया था, जिसमें से एक बैटल बीस्ट भी था, जिसने इनविंसिबल और गार्जियंस की भी हालत ख़राब कर दी थी। तो इसी फाइट में मशीन हेड के लिए टेदर, टायरेंट और मैग मैनिएक भी लड़े थे। जहाँ टेदर टायरेंट की पावर है उसके पास मौजूद अजीब सा इलास्टिक मटेरियल, वही मैग मैनिएक अपनी बॉडी को लिटरली लावा में बदल देता है। तो अपनी उस लड़ाई में तो मशीन हेड के साथ साथ ये भी हार गए थे, जिसके बाद गार्जियंस ने इन्हें सुपर विलन वाली जेल में डाल दिया था। लेकिन कुछ इश्यूज पहले डॉक्टर सेस्मिक के अटैक की वजह से कई सुपर विलन्स की तरह ये दोनों विलन्स भी उस जेल से भाग गए थे और फिलहाल ये सबसे छुपते हुए बिना कोई क्राइम किए इस टूटी फूटी बिल्डिंग में अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। तो इस इशू में काफ़ी सारे पुराने इवेंट्स के रिकॉल डाले गए हैं। खैर, अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मैग मैनिएक परेशान हो गया होता है और इसी बारे में वो टेदर को भी बताता है, जिस पर टेदर कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कल ही किसी बैंक को लूटने या कुछ और क्राइम करने जा सकते हैं। पर फिलहाल मैग मैनिएक इसके लिए मना कर देता है और कुछ घर का सामान लाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। मैग मैनिएक के जाने के बाद टेदर अपने रूम में जाता है और किसी से कहता है, हे तुम यहाँ पर हो। जिसके बाद वो अपने आर्मर के पास जाकर बैठ जाता है, जिसमें से वही इलास्टिक मटेरियल निकलकर टेदर टायरेंट को कुछ सिग्नल करने लग जाता है। टेदर उस मटेरियल से कहता है, डोंट वरी,
वो जा चुका है, अभी तुम सेफली बाहर आ सकते हो, वो तुम्हें नहीं देखेगा। तुम कैसे हो? तो बेसिकली ये इलास्टिक मटेरियल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके बारे में टेथर के रूममेट मैगमैनियक को भी शायद पता नहीं है। तो टेथर और ये इलास्टिक मटेरियल एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे से समहाउ बात भी कर सकते हैं, और ये दोनों साथ में मिलकर ही काम करते हैं। खैर, वो इलास्टिक ऑर्गेनिज्म टेथर को कुछ जवाब देता है, जिस पर टेथर कहता है, आई नो, मैंने भी तुम्हें मिस किया, इधर आओ। नहीं, तुम समझ नहीं रहे, अभी हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमें फिर से जेल जाना पड़ेगा। तुम फिर से जेल तो नहीं जाना चाहोगे, है ना? मैं तो पक्का नहीं जाना चाहता। अभी हमें वैसे ही करना होगा जैसे जेम्स कहता है, वो स्मार्ट है, पर जल्दी हम कुछ करेंगे, ओके? जल्दी ही। यहाँ पर जो जेम्स टेथर ने बोला है वो बेसिकली मैगमैनियक का असली नाम है। खैर, सीन फिलहाल चेंज होता है और हम चलते हैं गार्जियंस के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ रूडी अमांडा को उसके रोबोट को चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। बेसिकली अमांडा की एज हर बार अपनी पावर यूज़ करने पर और कम होती जा रही है, इसलिए रूडी प्लान बनाता है कि वो अमांडा के लिए एक रोबोट बनाएगा, जिससे अमांडा को अपनी पावर्स यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और वो फिर भी गार्जियंस का पार्ट बनकर लोगों की मदद कर पाएगी। हालांकि अमांडा को इस रोबोट को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही होती है और वो कहती है कि उससे ये सब नहीं हो पाएगा, पर रूडी उसे अपना एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि उसे बस थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है और वो भी रूडी की तरह ही ये सब आसानी से कर पाएगी। पर रूडी की इन बातों से अमांडा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए इस डिवाइस को उतार कर कहती है, शायद मैं तुम्हारी जितनी स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन इसकी इमीडिएटली अमांडा रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहती थी, मैं बस फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। पर रूडी भी उसको समझते हुए उससे माफ़ी ना मांगने के लिए कहता है। अमांडा कहती है, मैं जब पहली बार यहाँ पर आई थी तब से मैं अब तक और भी ज़्यादा यंग हो गई हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। पर रूडी अमांडा को गले लगाकर उसे दिलासा देने लगता है, जिसके बाद हम वापस चलते हैं टेथर और मैगमैनियक के पास, जहाँ मैगमैनियक शॉपिंग करके वापस आ गया होता है। अपनी पैसों की कमी और जीने की ख़राब हालत देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से क्राइम करना स्टार्ट कर देंगे और उसकी शुरुआत वो आज से ही करेंगे। दूसरी तरफ विलियम को अपने कॉस्ट्यूम में देखने के बाद मार्क अपने कॉस्ट्यूम को लेकर वापस अपने घर चला जाता है और डेबी से उस कॉस्ट्यूम को 2 बार धोने के लिए कहता है, जिस पर डेबी सरप्राइज हो जाती है कि आखिर मार्क कॉस्ट्यूम को 2 बार धोने के लिए क्यों कह रहा है। पर फिर मार्क बताता है कि इस कॉस्ट्यूम को विलियम ने पहना था, इसलिए मार्क को थोड़ा अजीब सा लग रहा है और ये सुनकर डेबी उस कॉस्ट्यूम को लेकर उसे धोने चले जाती है। इतने में ही ओलिवर मार्क के पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे मेरे पापा के बारे में बता सकते हो, क्योंकि मदर डेबी को उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो मार्क इस बात के लिए मान जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि विजुअल्स में हमें मैगमैनियक और टेथर टायरेंट क्राइम करते हुए दिखाए जा रहे होते हैं, जबकि बातें हमें मार्क और ओलिवर की सुनाई जा रही होती है। तो पहले अगर क्राइम की बात कर ले तो हम देख ही सकते हैं कि टेथर टायरेंट और मैगमैनियक बीच रोड में कैश वैन को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी तोड़फोड़ मचाते हैं और कैश वैन में मौजूद गार्ड से भी लड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ओलिवर और मार्क की कन्वर्सेशन की, तो सही मायने में ये कन्वर्सेशन भी नहीं होती, बल्कि ओलिवर का एक मोनोलॉग ही होता है, क्योंकि ओलिवर ही पूरा टाइम बोलता रह जाता है। ओलिवर कहता है कि अपनी माँ की साइड की एबिलिटीज़ की वजह से उसे अपने पैदा होने वाले दिन से लेकर अभी तक की सारी बातें और इवेंट्स याद है। तो उसने जितना भी अपने पापा यानी नोलन को देखा, उससे उसे नोलन एक काइंड और केयरिंग फादर ही फील हुआ। दूसरी तरफ जब से वो अर्थ पर आया है तो उसने लोगों से या न्यूज़ वगैरह में जो भी देखा या सुना है, फिर चाहे वो अर्थ के साथ गद्दारी करना हो या मार्क के साथ लड़ाई, उससे ओलिवर को नोलन एक ब्रूटल और सैवेज मैन दिखता है। और इन्हीं सब बातों के बेसिस पर ओलिवर पूछता है, लॉजिक ये कहता है कि इनमें से एक नेचर सिर्फ एक दिखावा और नाटक रहा होगा, जबकि दूसरा नेचर उनका ट्रू नेचर होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा वर्जन हमारे फादर का रियल वर्जन है? अभी मार्क इस बात का जवाब देने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी उसे सेसिल का कॉल आ जाता है, जो उसे टेथर और मैगमैनियक के पास जाने को कहता है। तो मार्क ओलिवर से इस बारे में बाद में बात करने को कहता है और जल्दी से मिशन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। पर ओलिवर भी चुपके से मार्क का पीछा करते हुए वहां आ जाता है और एक बिल्डिंग की छत पर छुपकर सब देखने लगता है। वहीं मार्क को देखकर टेथर और मैनियक घबरा जाते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनका ये प्लान उन्हें अब मुसीबत में डालने वाला है, पर फिर भी वो लड़कर अपने आप को बचाने का एक मौका ज़रूर देते हैं। मार्क भी उन दोनों को देखकर कहता है, यू गाइज, तुम लोग अभी तक कहाँ थे? आई मिस्ड यू। और ऐसा कहकर मार्क उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन टेथर टायरेंट अपने एलियन दोस्त की मदद से मार्क को जकड़कर पूछता है, क्या तुमने इसे भी मिस किया? और जकड़ा हुआ मार्क भी खुद से कहता है, डैंग, मैं भूल ही गया था कि तुम कितने स्ट्रांग हो। लेकिन तभी अपने पास आ रहे मैगमैनियक को एक पंच मारकर मार्क कहता है, तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो। मार्क के पंच से मैगमैनियक उसी जगह पर टकरा जाता है जहां ओलिवर छुपा हुआ था और अपने आप को बचाने के लिए ओलिवर हवा में उड़ने लग जाता है, जिसे देखकर मैगमैनियक सरप्राइज होकर कहता है, शिट, इस बार तो ये 2 हैं, हम पक्का जेल जाने वाले हैं। और ये बात सुनकर ओलिवर भी मैगमैनियक को एक पंच मारकर कहता है, हाँ बिल्कुल। मार्क स्ट्रगल करते हुए पूछता है, ये बना किस चीज़ से है? जिस पर टेथर कहता है, जब तक ये खुद नहीं चाहेगी तब तक ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं हीरो। तो तुम तैयार हो गिव अप करने के लिए? मैं और मेरा दोस्त वो पैसा। पर टेथर की बात पूरी होने से पहले मार्क ओलिवर को देख लेता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओलिवर कहता है, मैं मदद कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए ओलिवर टेथर को पकड़कर पीछे एक दीवार पर पटक देता है और ये सब देखकर मार्क एक प्लान बनाता है कि वो दूर जाकर
जाकर अपने आप को इस चीज़ से छुड़ाने की जगह पास जाकर डायरेक्ट टेथर पर ही अटैक करेगा। ऐसा सोचते हुए मार्क ओलिवर को रास्ते से हटने को कहकर स्पीड में टेथर की तरफ बढ़ता है और उसे उसी दीवार में पटक कर ढेर कर देता है। अगले सीन में मैग मैनियक कहीं से निकल कर पूछता है, क्या हम जीत गए? पर इतने में ही मार्क उसके मुंह पर लात मारकर उसे बेहोश करके कहता है, नहीं। जिसके बाद ओलिवर पूछता है, तो अब क्या? मार्क जवाब देता है, हमारा काम यहाँ हो गया है। मैंने नोटिस किया था कि हमारी फ़ाइट के दौरान उस बिल्डिंग को खाली किया जा रहा था और वो बिल्डिंग ढह ना जाए, इसलिए मैंने लास्ट टाइम पर अपने आप को पुल बैक कर लिया ताकि इम्पैक्ट कम हो जाए। तो यहाँ से आगे गवर्नमेंट काम संभाल लेगी, हम अब जा सकते हैं। ओलिवर पूछता है, तो मैंने कैसा काम किया? मैं पहले श्योर नहीं था कि मैं ये सब कर सकता हूँ, पर ये तो काफ़ी ईजी था, तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। मार्क उस जगह से जाते हुए कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो मार्क और ओलिवर वहाँ से निकल जाते हैं और टेथर टायरेंट और मैग मैनियक एक बार फिर फंस जाते हैं। खैर सीन चेंज होता है, अब हम चलते हैं पेंटागन में, जहाँ कई रिटर्निंग कैरेक्टर्स की तरह एक और पुराना कैरेक्टर हमें वापस दिखाया जाता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डी.ए. सिनक्लेयर की, जिसे आखिरी बार हमने सेसिल से बात करते हुए देखा था। तो जैसा आपको याद होगा कि सेसिल ने सिनक्लेयर को यूएस गवर्नमेंट का एक काम ऑफर किया था और आज वही काम पूरा हो चुका होता है और इसके लिए सेसिल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन, ये मेरी उम्मीद से काफ़ी बेहतर निकला, जबकि मैं स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक था। सिनक्लेयर जवाब देता है, थैंक यू सर, आई एम हैप्पी टू सर्व। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर सेसिल को कुछ दिखाता है। तो बेसिकली यहाँ पर सेसिल जस्ट इससे पहले हुई फाइट की वीडियो देख रहा होता है, जिसमें ओलिवर अपनी पावर्स यूज़ करता हुआ दिख रहा होता है। तो सेसिल को इस बात पर सरप्राइज तो नहीं होता, क्योंकि ओलिवर की हर एस्पेक्ट की ग्रोथ ऑलरेडी काफ़ी फास्ट हो रही होती है। पर सेसिल इस बात से ज़रूर परेशान होता है कि इन पावर्स के बारे में अप्रैल ने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया, या फिर अप्रैल को भी नहीं इस बारे में पता चला, तो ग्रेसन फैमिली ने उससे भी ये बात क्यों छुपाई। तो ये बात पता करने के लिए सेसिल फिलहाल के लिए वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सिनक्लेयर से कहता है, कीप अप द गुड वर्क। जिसके जवाब में सिनक्लेयर भी हंसते हुए कहता है, ओह आई विल सर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सेसिल ने बेसिकली सिनक्लेयर को यूएस गवर्नमेंट और पेंटागन के लिए रीएनिमेंट्स बनाने का काम दिया होता है, जिनकी एक पूरी आर्मी अभी सिनक्लेयर के सामने मौजूद होती है, जो कि पहले के रीएनिमेंट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बेटर दिख रही होती है। वहीं इनके आर्मर में यूएस का फ्लैग भी लगा होता है। सिनक्लेयर उस आर्मी की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा सर। और सिनक्लेयर के इस डायलॉग के साथ इशू 47 और साथ ही इनविंसिबल कॉमिक वॉल्यूम 9 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस इशू में हमने ओलिवर की पावर को आते हुए और उसे यूज़ होते हुए भी देखा। उसके अलावा हमने केट को वापस आकर सभी को सरप्राइज देने और मल्टीपॉल के कैरेक्टर को भी देखा। हमने ईव और मार्क, उसके अलावा डेबी और एक नए कैरेक्टर पॉल के रिलेशन की डेवलपमेंट देखी। साथ ही नोलन को ये रियलाइज़ करते हुए भी देखा कि वो एक्चुअली में अपनी वाइफ और फैमिली से प्यार करता है। हमने एलन को वापस अर्थ पर आते और कुछ नए विल्ट्रूमाइट्स को भी देखा और साथ ही 2 फ्यूचर ट्रैवलर्स को भी देखा। तो नए कैरेक्टर्स के अलावा हमने कई पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि टाइटन, आइसोटोप, टेथर, मैग मैनियक, सिनक्लेयर, इन सब को भी देखा। तो कुछ छोटी मोटी फाइट्स के अलावा इस वॉल्यूम में उतना ज़्यादा एक्शन तो नहीं था, पर ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि इस वॉल्यूम से ओवरऑल कॉमिक की स्टोरी लाइन को सेटअप किया गया है। चाहे मैं बात करूँ ओलिवर की पावर्स की, एलन और नोलन के मिलने की, मार्क और ईव के रिलेशन की और एंड में दिखाए रीएनिमेंट्स की। तो ओवरऑल स्टोरी वाइज मुझे इस वॉल्यूम में ठीक ठाक मज़ा आया। आपको ये वॉल्यूम 1 से 10 की स्केल में कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि इस वॉल्यूम का आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।